प्रॉपर्टी डीलिंग की बात जो होनी शुरू हुई है पिछले विगत 5-7 सालों में, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो मामला है, अब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद, उसमें निरंतर हत्याएं हो रही हैं। आप नज़र उठा के देख लीजिए, उसमें प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, वो शराब माफिया भी निकलेंगे। तो गठजोड़ है, और इन लोगों का गठजोड़ कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग हैं, हुक्काम हैं, हाकिम सब, उनसे छोटे स्तर पर हो बड़े स्तर पर हो, वो है। तो अपने यहाँ एक कहावत है कि भले 70 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी के बाद ऐसा लगा कि रोड सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शराब माफियाओं के द्वारा होम डिलीवरी की शुरुआत हो गई। जो शराब 25-30 रुपये मिला करता था, बहुत ही घटिया लेवल का, वो 100 रुपये में कहीं से भी जहरीली शराब से लेकर हर चीज़ पूरे बिहार में ये देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं पूर्व वार्ड पार्षद, समाज सेवी और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये विशेष बुलेटिन। डन न्यूज़ खबरें आप तक में सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसा कि आपका परिचय सबको दिया जा चुका है कि आप पूर्व वार्ड पार्षद, समाज सेवी और अभी मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं। और लगातार स्टूडियो में हमारी बातें जो हैं वो नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र होती आ रही है। तो इन्हीं सब बातों के दरमियान आज हम बात करना चाह रहे हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। तो मुद्दों पर सीधा ही आते हैं। अभी हाल में क्षेत्र में मिथिलांचल, जो कि शांति और सौहार्द की धरती कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नज़र डाले तो यहाँ हत्या, लूट और चोरी जैसी जो घटनाएं हैं उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो इन सब मामलों पर आपका क्या कहना है? विगत कुछ सालों में मैं पहले भी इस बात को कई बार उठा चुका हूँ, मैं उन मुद्दों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कि अपराध का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊंचा जा रहा है और अपराधी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अपराधी निर्भीक रूप से या तो घूम रहा है या छुप जाता है या कहीं भाग जाता है। आप अगर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन कहें, अगर भाग जाता है तो निर्भीक कैसे है, तो मेरे कहने का मतलब कि पकड़ा जाना ज़रूरी है। अगर वो टीम गठित करके नहीं पकड़ा जा रहा है, अपराध करने के बाद वो गायब हो जाता है, और अगर वो इत्तफाकन पकड़ा गया और वो का बहुत बड़ा अपराधी है, हत्याओं में शामिल है, तो अमूमन देखा गया है कि वो 1 साल 1.5 साल के बाद फिर जेल से बाहर आ जाता है जी। उससे उन अपराधियों की मानसिक जो है ना ये प्रवृत्ति और बढ़ जाती है, अपराध करने की प्रवृत्ति, और वो बेखौफ हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। तो अपने यहाँ एक कहावत है कि भले 70 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बहुत ही ख़राब अगर देखा जाए सिनेरियो है, हालात ये हैं कि जिनके बारे में पता है कि ये अपराधी हैं और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है, हत्या, जघन्य हत्या, बहुत बुरे बुरे कामों में, डकैती में शामिल हैं, उसके बावजूद उनका बेल मिल जाना उनको और फिर जेल से बाहर आ जाना, जेल पर भी ओवर क्राउडेड होना, बहुत सारी वजूहत हैं जिसके कारण अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है, नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और मधुबनी बिहार का दूसरा बेगूसराय बनने की ओर अग्रसर है।
उड़ता पंजाब तो हुआ करता था, नशे के मामले में भी देख लीजिए तो उड़ता मधुबनी होता जा रहा है। तो जैसे कि ये अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी बीते दिनों ही नज़र डाले तो विगत 1 महीने में 4 से 5 जगह गोलीकांड हो गई है। कलवाही में अभी दलित दंपति की हत्या हुई थी, या ऐसे बहुत सारे मामले जो है अमूमन देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जैसे कि हम अपने नशे की बात की शराबबंदी पे आते हैं, तो ऐसा माना गया कि शराबबंदी होने के बाद जो है वो अपराध का ग्राफ जो है वो कम हुआ है। लेकिन अगर तहकीकात की जाए और ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो शराबबंदी से अपराध में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। यूं देखा जाए तो विगत 5 सालों में, सिर्फ ये पिछले 5 सालों पर नजर डाला जाए तो इन 5 सालों में जिस प्रकार से शराबबंदी भी खत्म हुई है, शराबबंदी नहीं मतलब लागू किया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है वो अपराध बढ़ते जा रहा है। तो इस जो क्राइम बढ़ रहा है इसका मूल जड़ क्या हो सकता है? क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से लगातार जो है वो क्राइम बढ़ता जा रहा है? शराबबंदी के बाद ऐसा लगा कि रोड सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शराब माफियाओं के द्वारा होम डिलीवरी की शुरुआत हो गई। जो शराब 25-30 रुपये मिला करता था, बहुत ही घटिया लेवल का, वो 100 रुपये में कहीं से भी जहरीली शराब से लेकर हर चीज़ पूरे बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि लोग नशे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब शराबबंदी से पहले जो लोग शराब पीते थे या किसी भी प्रकार के नशे में वो शामिल थे, शराबबंदी के बाद उन लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया है, जबकि उसमें नए नए लोगों की जो शराबी हैं, जो नशेबाज हैं, उनकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली आ रही है। और उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब यहाँ अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं, शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं या शराब बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो एक तरफ से जेल जाएंगे, दूसरी तरफ से छूट के चले आएंगे। जो पहली मरतबा पकड़े जाते हैं वो तो 3500 रुपये देके, वो एक सिस्टम बना हुआ है कि आज वो पकड़ाएंगे, कल वो छूट जाएंगे। अगर वो बार बार पकड़ाते हैं तो वो कोर्ट से छूट जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए कि हमारे मधुबनी की जुडिशरी के मामले में एक जज साहब के बारे में एक सरेआम बात ये होती थी कि भले ही जितना बड़ा मामला हो, अगर रिकवरी बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुई है, वो शराब माफिया जितना भी बड़ा हो उसको वो बेल दे दिया करते थे। संतोषप्रद बात यह है कि वो अभी उनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है। संभवतः फिर वो ट्रांसफ़र उनका यहाँ हो जाए तो अब पूरा तंत्र जो है ना, ये सुशासन जो हुआ करता था। और हम आपको बोल रहे हैं आपके कैमरे पर कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऑलमोस्ट फ़ैन, मैं भक्त नहीं हूँ किसी का, मैं किसी का भी भक्त नहीं हूँ, लेकिन उनके काम का मैं फ़ैन हुआ करता था और अभी भी उनके सामाजिक न्याय का पैरोकार मैं भी हूँ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को देखना है कि क्यों उनके सुशासन ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। हर तरफ कुव्यवस्था और कुशासन की बात हो रही है, कुशासन का एक लंबा दौर चला रहा है। और हमारा शांति प्रिय मधुबनी जो कभी भी विरले, हम लोग तो कभी सुनते नहीं थे मधुबनी में किसी बात को लेकर मर्डर होना, आपसी रंजिश में किसी का सर फूट गया वो अलग बात है, इत्तफाकन एक्सीडेंटल डेथ हो गया वो अलग बात है, लेकिन हत्याएं नहीं होती थी मधुबनी में। अब बहुत ज़्यादा होने लगा। ये आपको देखिए कि जब से प्रॉपर्टी डीलिंग की बात जो होनी शुरू हुई है पिछले विगत 5-7 सालों में, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो मामला है और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद, उसमें निरंतर हत्याएं हो रही हैं। आप नज़र उल्टा के देख लीजिए, उसमें प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, वो शराब माफिया भी निकलेंगे। तो गठजोड़ है, और इन लोगों का गठजोड़ कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग हैं, हुक्काम हैं, हाकिम सब, उनसे छोटे स्तर पर हो बड़े स्तर पर हो, वो है। तो कहीं ना कहीं अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसमें प्रशासन का भी हाथ है कि वो चाहे तो कम कर सकते हैं। बिल्कुल, वो इच्छा शक्ति नहीं है, या प्रशासन में जो लोग हैं वो लोग पिक एंड चूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़ देते हैं, उनको और बड़ा होने देते हैं। पहले एक बात हुआ करता था जो कि एक परसेप्शन है, पहले गलत कामों के लिए बिहार में, मैं एक रिकॉर्ड पर बात बता रहा हूँ, लालू जी के राज में, जिसको जंगल राज कहा जाता था, उनके राज में आप गलत काम के लिए पैसे देते और घूस देते, काम होता, ये आम तौर पर देखा गया।
लेकिन नीतीश जी के राज में हमने ये महसूस किया कि सही काम के लिए भी पैसा देना पड़ता है जी। ये आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं, कोई नहीं झुठला सकता मेरी बातों को। और अब ये हो गया है कि पहले कुछ सुधार था कि सही कामों के लिए घूस देना पड़ता था प्रशासनिक पदाधिकारी छोटे मोटे हर लेवल पर, कि भाई मेरा काम सही है, हम सही पर हैं, कुछ फाइल पर रख दिए, कुछ पैसा दिए तो वो आगे बढ़ा। अब हालात बदल चुके हैं। अब हालात ये है कि गलत काम के लिए भी पैसा दिया जाता है और पैसा देने पर गलत काम भी उसी प्रकार से होने लगा है जैसा 15-20 साल पहले होता था। तो ये जो जितने अपराध बढ़ रहे हैं उसको शराबबंदी से भी जोड़ा जा रहा है, तो इन सब को देखते हुए क्या लग रहा है कि जो शराबबंदी कानून लागू की गई वो कितना सफल हो पा रहा है? शुरू में तो सफल था, ये हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी शराब को लेकर जो झगड़ा होता था फैमिली में, आस पड़ोस में, उन सब झगड़ों की तादाद बिल्कुल नगण्य हो गई थी। और कई सालों तक, यानी 2016 में शराबबंदी लागू हुई, तो मुझे लगता है कि 3-4 साल तक मुझे मतलब ऐसी पंचायतों में नहीं जाना पड़ा, ऐसे झगड़ों में जहाँ शराब के चलते झगड़ा हुआ हो। लेकिन उसके बाद फिर इसमें अब तो कल भी ऐसा मामला है, परसों भी, यानी कि अब रोज़ 2-4 मामला होता है। जो देखिए कल का मामला है कि मैंने अपने स्तर से एक वार्ड में नल जल दिया हुआ है। वार्ड में कुछ मोहल्लों में एक चापाकल है जो काम कर रहा था, उसको किसी पीने वाले पियक्कर ने तोड़ दिया। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो पियक्कर अगर उसको हम लोग ताकीद करें, मारें, तो उसकी तबीयत ख़राब रहती है। कुछ दिन पहले इलाज के लिए हम लोगों से कंट्रीब्यूशन भी लिया था, चंदा लेके उसने अपना इलाज करवाया, और जब ठीक हुआ है तो पीने के बाद वो चापाकलों को तोड़ रहा है। ये है हालात, यानी कि हमारा समाज एकदम से कह दें आप रसातल में, पाताल में जा रहा है। और हम लोग बहुत प्रयासरत रहते हैं, और आप कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगी कि प्रशासन या जो कानून की मार है वो शरीफ लोगों पर ज़्यादा पड़ती है। जो एक मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि जो लहंगरा शराबी, जिसके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वो शराब पी के कुछ भी कर सकता है आपके साथ, कुछ भी। उसको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, अगर ले जाती है तो फिर वो छूट जाता है। अगर वहीं पर कोई शरीफ आदमी शराब पी ले और वो पकड़ा जाए, हालांकि एकदम गलत है, उसको भी पकड़ा जाना ही चाहिए जी, क्योंकि शराबबंदी है, हाँ, तो पकड़ा ही जाना चाहिए, लेकिन उसको बहुत महंगा पड़ता है। तो जो शरीफ हैं, कानून उसके लिए बहुत सख्त है, और जो बदमाश हैं उनके लिए कानून उतनी सख्त नहीं है, वो दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। तो देखा जाए तो कुल मिला के जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं वो भ्रष्ट हैं, ताकि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर उन्हें किसी और चीज़ की लालसा है। जो समाज के लोग हैं वो भी आपसी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बड़े स्तर पे हो गया, जो हत्याएं लगातार हो रही है, लूट हो रहा है। लेकिन छोटे स्तर पे भी आए तो इन दिनों लगातार जो छोटे घरों में चोरियां जो है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो पहले लोगों को चौक चौराहे पर दुकान के बाहर में CCTV कैमरा लगाना पड़ता था, अब स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घरों के बाहर कैमरा लगा रहे हैं। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है या फिर जो सक्सेस हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन वैसे घर जो महीने का गुजारा मुश्किल से करते हैं वो अपने घरों में CCTV कैमरा तो नहीं लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके घरों में चोरी हो जा रही है, और ये लगातार हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सामाजिक और नैतिक पतन हम लोगों का होता जा रहा है। हमारे समाज का, हम लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। आप कह रही CCTV नहीं, आप CCTV में चोर का फुटेज दीजिए। यहाँ तो ऐसा है कि जब चोरी हो रही है तो पूरा CCTV सेट ही उठा के लेके चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मोटरसाइकिल विगत दिनों में मेरे दोस्त की और जानने वालों की मोटरसाइकिल चोरी हुई। चोर का चेहरा साफ है, दिख रहा है वो कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट को दर्ज करने में आनाकानी होती है। हम लोगों को पहल करनी पड़ती है तब, यानी कि जिनकी मोटरसाइकिल चोरी होती है या जिनके यहाँ चोरी होती है, उनके साथ प्रशासनिक लोग, प्रशासन से जो लोग हैं वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, और उन लोगों को ही ऐसे व्यवहार किया जाता है उनके साथ जैसे वही चोर हो, जिनके यहाँ चोरी हो गई है। मैं एक बात और जोड़ दूँ, अभी चल रहा है क्रिमिनल्स का गठजोड़ चल रहा है, चाहे वो आप भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का, जिस स्तर पर जो माफिया लोग सब हैं उनका एक गठजोड़ चल रहा है। और पहले जो प्रशासन का अमला होता था, ऐसे लोगों से चुंगी वसूला करते थे।
या कहिए तो उनका एक मतलब रैंसम घूस की शक्ल में लेते थे। अब ये वक्त बदल गया है, अब वो लोग घूस नहीं लेते हैं, सीधे सीधी अपनी हिस्सेदारी उसमें रखते हैं। जी, आपको नहीं है यकीन हो तो बहुत सारे मामलात, जो बड़े बड़े मामलात इस शहर में हो रहे हैं, दूसरे शहरों में भी होते होंगे, उसमें आप पता करें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला मौन हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनकी हिस्सेदारी होती है। तो जहाँ पर उनको रोकना चाहिए गलत काम को होने से, वहाँ पर वो हिस्सेदार हो जाते हैं, तो कैसे रुकेगा? इसलिए मैंने कहा कि हर स्तर पर पतन हो गया है हमारे पूरे समाज का। और समाज में सभी आते हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, आम आदमी हों, हम हों, आप हो, कोई भी हो, ये पतन होता जा रहा है। तो अभी जैसे कि क्षेत्र में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक तो अभी आपने मोटरसाइकिल चोरी की बात बताई, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है। हर दूसरे दिन 2-4 मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि मोटरसाइकिल कभी वापस मिलती नहीं है। तो ये आखिर चल क्या रहा है? इस पर आंदोलन की आवश्यकता है। मैंने पिछले इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मोटरसाइकिल जिनकी चोरी हो जाती है, एक तो उनको रिपोर्ट लिखवाने में दिक्कत होती है, उनको ये डर रहता है कि कहीं उस मोटरसाइकिल से शराब की न तस्करी हो जाए या उससे कहीं कोई चोरी की घटना अंजाम दे दिया जाए। तो जब जाते हैं वो, तो उनके साथ दुर्व्यवहार होना अपनी जगह पर है। अगर वो मोटरसाइकिल बरामद भी हो गया तो आप महसूस किए होंगे, आप देखती होंगे, आप रिकॉर्ड में है आपके, कि हर थाने और थाने से जुड़ी हुई जगहों पर मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल, शराब तस्करी की मोटरसाइकिलों का अंबार लगा हुआ है। और जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है उनको मोटरसाइकिल मिलता नहीं है, जबकि रिपोर्ट दर्ज करवाने के समय में उनका चेसिस नंबर, इंजन नंबर सब रहता है। और कहीं न कहीं जो बरामद होती है मोटरसाइकिलें, उसका नंबर वहाँ रहता है। उसके बावजूद उस आदमी को जिसकी मोटरसाइकिल वहाँ पर मौजूद है, वो मोटरसाइकिल नहीं मिलती है। ये सरकारी निकम्मापन है। सरकार को अपने नियमों में बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह से मोटरसाइकिल चोरी होती है, जो आम बात हो गई है, उसी तरह से मोटरसाइकिल की बरामदगी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल के ओनर को उसकी मोटरसाइकिल वापस मिलनी चाहिए। और हम सभी आवाम से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से मोटरसाइकिल की चोरी और उसके बाद उसकी रिकवरी होने के बाद जो नहीं मिलता है हमें, उसके लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। और तभी लगता है कि नियमों में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। प्रशासनिक अमला हो, पुलिस शराब पकड़ने में व्यस्त है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लोग नहीं पकड़े, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि सारा काम एक बात मैंने महसूस किया है, गलतियां सिर्फ पुलिस के स्तर पर नहीं है। आप जाते हैं वहाँ तो देखते हैं कि उनको कोई काम नहीं सिवाय इसके कि शराब पकड़े, हाँ, ये और मोटरसाइकिल चोरी की घटना की रिपोर्ट करें, ठीक है, बस इतना ही काम है। हाँ, ये एक बड़ी वजह देखी जा रही है कि पुलिस की जो भी काम है उसके सारे काम को हटा के सिर्फ उसको शराब तस्करी के लिए लगा दिया गया कि शराब तस्करों को रोकना है, उनको पकड़ना है। और मोटरसाइकिल की घटनाओं का रिपोर्ट दर्ज करते रहिए, है तो उतना ही। इसके लिए शराब के लिए, मोटरसाइकिल के लिए एक अलग विंग की आवश्यकता है, तभी दूसरे अपराधों पर लगाम लग सकता है। आप देखिए कि चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं, हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई जहाँ कभी चोरी नहीं होती थी, मेरे मोहल्ले से मोटरसाइकिल चोरी होनी शुरू हो गई है। अब कोई कहीं कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मतलब एक सबसे आसान काम हो गया है लोगों के लिए, जो किसी की खून पसीने की कमाई को किस तरह से चोरी करके उड़ा के ले जाया जाए। और अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो वो चोरी की घटना, डकैती की घटना में भी तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाए। तो ऐसे में लोग अगर मौजूद भी हैं तो वो चुप खामोशी से होने देते हैं, या कहीं एक दिन के लिए भी कहीं निकले तो रेकी करने वाले जो लोग होते हैं। और कहा ना मैंने इसे, इन सब चीज़ों की जड़ों में कहीं ना कहीं नशा है। उस नशे के लिए लोग इतना गिर चुके हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी अपने घरों में चोरी करवा देते हैं। तो चूंकि हम यहाँ जनता से जुड़े मुद्दे पे सीधे बात कर रहे हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो बतौर जनप्रतिनिधि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इन मामलों को लेकर अपनी तरफ से सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, उसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मैं सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि नियमों में बदलाव लाया जाए और एक अलग से मोटरसाइकिल और शराब के लिए अलग से एक विंग बनाया जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि मोटरसाइकिल रिकवरी होने के बाद, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद मोटरसाइकिल ओनर को मिलनी चाहिए, क्योंकि
हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल जब्त करके रखा हुआ है, उसकी नीलामी हो जाती है, स्क्रैप में चला जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल के ओनर को नहीं मिलता है। ऐसे कानून से कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। जन सरोकार को के ख़िलाफ़ है ये, जनहित के ख़िलाफ़ है। जो लोगों के काम ना आवे, जन के काम ना आवे, जनहित के काम ना आवे, ऐसे कानून को बदल देना चाहिए। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि शराबबंदी को अगर लागू करना है तो ठीक से लागू करें, और ठीक से लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये देखें कि उसके चक्कर में जो मोटरसाइकिल की तस्करी होती है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनके मोटरसाइकिलों को वापस करवाया जाए, वो थाने में सराया नहीं जाए। वरना वो दिन दूर नहीं, जितने लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई ना, उतनी फैमिली अगर सरकार के अगेंस्ट में खड़ी हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि सरकार को योजनाबद्ध हो के शराबबंदी कानून जो है उसको लागू करना चाहिए था। जैसे कि शराबबंदी कानून जब लागू किया गया तब तो बहुत अच्छा, ये शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे इस शराबबंदी के कारण जो है वो अपराध कहीं ना कहीं एक और कम हो रहा है, तो दूसरी ओर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ खबरें आप तक, और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं आपसे, जो जनता जानना चाहती है कि आप चूँकि मेयर प्रत्याशी हैं, तो ये जो इतने सारे समस्याओं पे हमने बात की, जो छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे समस्याएं हमारे क्षेत्र में घटित हो रही है, तो अगर आप मेयर बन के आते हैं तो इन समस्याओं पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? नेक नियति से किया गया काम, इच्छा शक्ति, पूर्ण इच्छा शक्ति, नेक नियति किसी भी समस्या के समाधान के प्रति पहला कदम है। और इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा से आपको भी दिलवा रहा हूँ, क्योंकि आप भी हम लोगों को, कि मेरी नीयत साफ़ है, काम करने का तजुर्बा है। मेरे काम करने के पीछे कहीं से पर भी कोई हिस्सेदारी स्टेक की बात नहीं होती है। और अगर आपको समस्याओं के बारे में जानकारी है, उसके निराकरण के बारे में आप जानते हैं, तो समाधान के प्रति भी आप जागरूक कर सकते हैं। तो जनता को जागरूक करने के साथ साथ जहाँ पर भी कानून में बदलाव की बात है, अगर मैं मेयर बनता हूँ तो जिस लेवल पर भी होगा, मोटरसाइकिल के लिए, शराबबंदी के लिए, घरों में चोरी के लिए, जिस स्तर पर भी होगा, मैं अपना योगदान दूंगा। और लोगों की तकलीफ़ें कैसे कम हों, अगर मेरे मेयर बनने के बावजूद इन सभी घटनाओं में कमी नहीं आती है, तो किस काम के लिए काम में मेयर हूँ, मैं क्यों इस फील्ड में हूँ? तो मेरा कहना है कि मैं अगर मेयर चुनकर आता हूँ तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर ये काम होगा कि लोगों की, गरीबों की कमाई जो घरों से चोरी हो जाती है, या मोटरसाइकिल की शक्ल में कहीं जा रहे हैं किसी काम से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, ऐसे लोगों को उनकी मोटरसाइकिल मिल जाए, चोरी गया हुआ सामान मिल जाए, और चोरी की घटना हो ही नहीं। इसलिए ऐसे मतलब अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश होगी, प्रशासन से तालमेल करके। और नहीं होगा, अगर जाहिर सी बात, क्यों नहीं, हर चीज़ मुमकिन है, तो सरकार से
के पास उनकी बात रखी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि जितने लोगों की मोटरसाइकिल आज तक चोरी हुई है उसमें 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिनकी मोटरसाइकिल वापस मिली हो या जिनके यहाँ चोरी होती है घरों में। ये लोग अगर किसी भी रिजीम सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं तो सरकार गिर जाएगी। तो मैं सरकार से उन्हीं लोगों के बिहाफ में मैं बात करूंगा कि ऐसे लोगों की तकलीफ़ कम करने के लिए आपको नियमों में बदलाव करना होगा तो कीजिए। दूसरा, अपराधियों पर लगाम लगाइए, उसमें जो जन सहयोग होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जनता से भी सहयोग लिया जाएगा। जहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए होगा पिक एंड चूज़ की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम पिक एंड चूज़ करना नहीं है। आपराधिक घटनाएं तभी बढ़ती हैं, कोई भी मामला तभी ख़राब होता है जब लोग पिक एंड चूज़ करना शुरू करते हैं। अपने करीबियों के अपराध को अपराध नहीं मानना। जैसा कि सभी जानते हैं कि दूसरों की गलतियों के लिए जज और अपनी गलती के लिए वकील, ये नैतिक पतन का सबसे बड़ा मामला है। इस चीज़ को निकालना चाहिए सभी को अपने अंदर से। अपने लिए भी जज और दूसरों के लिए भी जज, अपने लिए भी वकील और दूसरों के लिए भी वकील, तभी हम समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं। और हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को सिर्फ प्रशासनिक लेवल पर नहीं समाप्त किया जा सकता है, हर स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। हर स्तर पर, सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर नागरिकों, मतलब किसी भी स्तर को छोड़ नहीं सकते हैं। हर कड़ी को जोड़ के हम लोग अपने समाज को दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि आप महसूस करती होंगी इतनी घटनाएं नहीं होती थी, चाहे वो हत्या की घटनाएं हो, चाहे मोटरसाइकिल की घटनाएं हो, चोरी की घटनाएं हो। जिस प्रकार की घटनाओं की बात करें, शराबबंदी तो आज भी है, फिर किस बात का ढिंढोरा शराबबंदी? जब अपराध में कमी आई ही नहीं, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या फ़ायदा? तो अगर उसका फ़ायदा उठाना है तो उसको ठीक से लागू किया जाए, नियमों में सख्ती की जाए और सही से पालन हो उसका। उसके वजह से जो लोग विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो लोग प्रताड़ित नहीं हो। आप अपने प्रशासनिक अमले को ये हिदायत दें कि जो विक्टिम हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ लेते हैं पूरी टीम के साथ इजाज़त। आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक।